हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। जैसे कि आप सबको पता है, मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो उसी तरीके से आज मैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं हमारे 12th क्लास के फिजिक्स में, जो कि पेपर में हमेशा पूछा जाता है। तो मैं देर ना करते हुए आज आपको बता देता हूं कि आज हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज हम करने वाले हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ऐसे तो क्वेश्चन देखने में बहुत सरल है, लेकिन यदि आपने उसे नहीं समझा तो आप उसे नहीं कर सकते, और मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से इसे सॉल्व करना। तो चलिए सीखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन संधारित्रों का क्या होता है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इसके लिए सूत्र क्या होता है। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास में और समझते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 9th से लेकर 12th क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास में और देखते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए स्टूडेंट, आ चुके हैं हम हमारी क्लास में। तो आज का क्वेश्चन हमारा है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले हम देखेंगे कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद बनाएंगे अपन कुछ संधारित्रों को जोड़कर उसका डायग्राम, और फिर उसके लिए निकालेंगे अपन कुल धारिता का व्यंजक, और देखेंगे लास्ट में जाकर सब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसकी कुल धारिता कितनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी डेफिनेशन। तो जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, मैं आपको बता दूं संधारित्र में दो प्लेटें होती है, एक संधारित्र में दो प्लेटें होती है। दो मतलब एक इधर की साइड होगी और एक इधर की साइड, मतलब इस तरीके से हमारा संधारित्र होगा। तो एक प्लेट इधर होगी और एक प्लेट इस साइड होगी। तो जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, देखो एक और इधर वाली कौन सी होगी, दूसरी। तो जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार का जोड़ना संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। फिर से मैं आपको बता दूं कि जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार का जोड़ना संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो हम आज लेने वाले हैं तीन संधारित्र और तीनों को जोड़ने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पे तीन संधारित्र ले लिए हैं। कौन कौन से? एक ये वाला संधारित्र है, एक ये वाला संधारित्र है और एक ये वाला संधारित्र। तो हमने यहाँ पे तीन संधारित्र लिए हैं और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये श्रेणी क्रम कैसे हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से हमने जोड़ दिया है, इसलिए ये कौन सा क्रम कहलाएगा? हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। तो हमने यहाँ पे दो सिरे ले लिए, एक शुरू वाला ए और एक लास्ट वाला बी। इनको अपन ने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, और तीनों संधारित्रों की जो धारिताएं हैं वो C1, C2 और C3 है। और इन तीनों की जो प्लेटें हैं, इनके बीच में जो विभव उत्पन्न होगा, इस वाले के बीच में अपन मान लेते हैं कि V1 उत्पन्न हो रहा है, इस वाले के बीच में अपन V2 मान लेते हैं, और इस वाले के बीच में अपन V3 मान लेते हैं। मतलब दोनों प्लेटों के बीच में ये जो विभव है वो V1, V2 और V3 उत्पन्न हो रहे हैं। और यहाँ पर यदि अपन प्लस Q आवेश देते हैं तो सभी प्लेटों की जो पहली प्लेट है उस पर प्लस आवेश आ जाएगा, और प्रेरण की क्रिया के द्वारा देखो सभी प्लेटों पर क्या आ गया, यहाँ पर प्लस Q आवेश आ गया। इस पे भी Q ही रहेगा, इस पे भी Q ही रहेगा और इस पे भी Q ही रहेगा। और यदि अब प्रेरण की क्रिया देखी जाए तो इसकी जो दूसरी वाली प्लेट है, प्रेरण की क्रिया के द्वारा यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने लिख दिया है कि यहाँ प्रेरण के द्वारा ऋणावेश आ जाता है, और यहाँ पर बाहर कौन सा आवेश जाने वाला? धनावेश। लेकिन इस बी सिरे को अपन यहाँ जोड़ देते हैं पृथ्वी से, तो ये जो धनावेश है वो कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। तो ये अपन ने यहाँ पर पृथ्वी से जोड़ दिया बी सिरे को, तो जो बाहर की सतह पर धनावेश आने वाला था वो पृथ्वी में चला गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए थोड़ी सी थ्योरी हमें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जो जो हमने डायग्राम में बनाया वो सब अपन यहाँ पर लिखने वाले हैं। अपन क्या लिखने वाले हैं? माना तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं तथा विभवांतर V1, V2 व V3 हैं। बिंदु A को प्लस Q आवेश देने पर
सभी संधारित्रों की पहली प्लेट पर धनावेश आ जाता है तथा प्रेरण की क्रिया के द्वारा दूसरी प्लेट पर ऋणावेश आ जाता है। बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये चीज अपन ने यहाँ पर लिख दी है। अब इसके बाद अपन यहाँ पर निकालने वाले हैं कुल विभवांतर। क्या निकालने वाले हैं अपन यहाँ पर? कुल विभवांतर। देखिए किस तरीके से लिखेंगे अपन कुल विभवांतर। देखो बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो यहां पर अपन ने लिख दिया कुल विभवांतर। अब कुल विभवांतर V बराबर कितना होगा? कुल विभवांतर V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और इसे दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1 नाम। अब यहां पर हमें पता है, लेकिन जो C बराबर है, देखो धारिता बराबर कितनी होती है? धारिता हमने पढ़ी हुई है, C बराबर होता है Q बटे V। तो यदि यहाँ से V का मान निकाला जाए तो V को इधर और C को इधर लेके आते हैं तो V बराबर हो जाता है Q बटे C। तो यहां से हमें पता चलता है कि V बराबर कितना होता है? Q बटे C होता है। तो अपन यहाँ लिखेंगे, लेकिन V जो है वो V बराबर होता है Q बटे C। तो इसी तरीके से यदि V1 निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? Q बटे C1 हो जाएगा। V2 निकाला जाए, देखो V1 के लिए C1, V2 के लिए C2 और V3 के लिए C3। तो यहाँ पे Q बटे C2 हो जाएगा V2 के लिए और V3 बराबर कितना हो जाएगा? Q बटे C3 हो जाएगा। ये जो चारों मान है इनको रख देंगे अपन समीकरण नंबर 1 में। यहाँ लिखेंगे चारों मानों को समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे चारों मानों को कहां रख देंगे अपन? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो क्या जाएगा? V की जगह पे लिख देंगे, देखो Q बटे C बराबर V1 की जगह पे कितना लिख देंगे? Q बटे C1 प्लस Q बटे C2, ये V2 का मान रख दिया और लास्ट में Q बटे C3। ऊपर से तीनों में से जो Q है वो हम ले लेंगे कॉमन। तो यह जाएगा, देखो Q बटे C बराबर Q अपन ने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। ये हमारे पास यहां पर बच जाएगा और इस Q से ये वाला Q जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 1 बटे C बराबर कितना बच जाएगा? 1 बटे C बराबर बचेगा 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। तो ये जो है वो हमारे पास धारिता का सूत्र मिल चुका है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुल धारिता का व्युत्क्रम, ये जो C है ये हमारी क्या है? कुल धारिता। कुल धारिता का व्युत्क्रम 1 के बटे में लिखा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसे? व्युत्क्रम। कुल धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। फिर से लाइन सुनना, क्योंकि लास्ट में लाइन लिखनी है। अर्थात कुल धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, क्योंकि ये जो C1, C2 और C3 ये क्या है? अलग अलग धारिताएं हैं और फिर उनका क्या बना हुआ है? व्युत्क्रम बना हुआ है और उनको आपस में क्या करा? अपन ने जोड़ दिया है। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि कुल धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आपके मन में कोई डाउट है तो उसके बारे में भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलती रहे। इसी तरीके से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।